हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो बेसिकली उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आई होगी। कोई बात नहीं, इस वीडियो में वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो, जैसे मान लो अभी तक हमने सिंपल सा वायर के बारे में कहानी पढ़ रखी थी। जैसे मान लो यहाँ पे से वायर से था। जरूरी थोड़ी कि हमेशा स्ट्रेट रहे, कभी कभार इसको दूसरे कर्व में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई वायर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में हो, क्या हो देखो, सर्कुलर वाले का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जब तुम सोलेनोइड पढ़ोगे, टोरॉइड पढ़ोगे, मतलब रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस वाले को काफ़ी अच्छे तरीके से सुनना और समझना। देखो, मान लो हमने एक वायर लिया, इसे करंट से लिया और मोड़ दिया, और हमने लिया और इससे ऐसे एक बैटरी जोड़ दी। खुश? तो जब तुम इससे ऐसे बैटरी जोड़ोगे तो ये मान लो बैटरी हमने बोल दिया कि 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से ऐसे करंट फ्लो होगा। और मैंने बोल दिया था कि अगर मतलब यहाँ खटका भी लगा देंगे, बाकी जब सब बताएंगे बाद में कैसे करंट होता है, फ्लो होता है। बस इतना जान लो कि जब करंट, देखो अभी इस टाइम में तुम्हें इतना जानना है कि करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अभी अपन को डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना सिंपल सा फील कराने के लिए है। मैंने क्या बताया कि आखिरकार देखा कि इसमें से करंट फ्लो हुआ, जैसे स्विच ऑन हुआ तो करंट फ्लो हुआ। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो उसमें से क्या ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तब यही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो बेसिकली सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आओगे, भैया अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं भी पाई जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। लेकिन जो हमें अपने हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ना है कि आखिरकार हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आखिरकार सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमें दूसरी जगह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छी बात है। देखो, अब बेसिकली तुम्हें एक चीज़ याद रखना कि जो करंट एलिमेंट होता है, छोटा सा टुकड़ा dl, उसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है r डिस्टेंस पे, वो होती है कि dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो तुम्हें फॉर्मूला इस तरीके से याद करना है, चाहे इसे पूरे घर में लिखवा डालो। समझ रहे कि नहीं? क्या करो, चाहे पूरे घर में इसको लिख डालो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो हमने क्या जाना कि वाइट सवेट्स लॉ जो है वो सिंपल से करंट एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के बारे में जानते हैं। पूरे कहानी के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे पिछली वाली वीडियो में किया था। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमने एक जनरल से एक करंट एलिमेंट ले लिया है इतना सा, और इसके जैसे तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, जो r वही होगी जो इसका पूरा का क्या होगा, रेडियस होगा। मतलब जो सर्कल बना है उसका रेडियस होगा, तो वो सिंपल सी होगी, इसमें से आए। और हमने बोल दिया dl है। कन्फर्म, कोई दिक्कत? यहाँ से करंट गया और यहाँ से ऐसे निकल आया, मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ निकालनी है। देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ दो बातें तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जैसे मान लो तुम जानते हो करंट एलिमेंट ये होगा, तो इस पर तुम्हें एक क्या काम करना है कि इस पर तुम्हें करना है टेंजेंट ड्रॉ। अब टेंजेंट ड्रॉ क्यों करना है मैं बताऊँगा तुम्हें। मान लो इस पर टेंजेंट ड्रॉ की तो ऐसे जानते हो। और तुमने अगर 10th क्लास में थोड़ी भी ध्यान से अगर मैथ पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ बताई जाती है कि जो सर्कल होता है उस पर अगर तुम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो और उसको इस सेंटर से ज्वाइन करो तो ए एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट का जो ए डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन ये है, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, इतने इन दोनों के बीच में हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 की वैल्यू हो गई है 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने पास कितना काम आ गया, अपन के पास आ गया है कि dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। इतना सा कहानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो देखो, अब देखो, इतनी सी बात जान ली है।
अब तुम जानते हो कि अगर हम छोटे से चीज़ के बारे में अगर हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो हम पूरी कहानी भी पूरी भी कहानी हम बना सकते कि नहीं। लेकिन उससे पहले देखो कि आखिरकार तुम्हें यहाँ किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मतलब ये वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे इंटीग्रेशन। तो अपन करेंगे डी बी का इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको भी अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका ना इंटीग्रेशन होता ना ही डिफ्रेंशिएशन होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा डी एल। अब देखो आखिरकार तुम्हें याद रखना है कि डी एल बेसिकली क्या है। देखो ये जो डी एल है ना, ये बेसिकली पता है किस, ये है लेंथ ऑफ वायर। इसको बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर। उस वायर की टोटल लेंथ है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या जाना है कि ये जो करंट इसमें से इतना सा फ्लो हो रहा है। और तुम जानते हो कि अगर मान लो 10th क्लास में बेसिक सी अगर थोड़ी मैथ पढ़ी हो तो अगर तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी होती थी तुम निकालते थे इसका क्या, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर। तो सरकमफ्रेंस या पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। यही होता है कि नहीं, 2 पाई आर। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ तुम्हें लिखना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस ऑफ वायर, देखो दूसरी किताबों में कुछ अलग लिखा रहता है, मैं बताऊंगा कि क्यों वहाँ लिखा रहता है और मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ उसका भी तुम्हें रीज़न बताऊंगा मैं। इसे ब्रैकेट में लिख लो, इसे लिखना है सरकमफ्रेंस ऑफ वायर, मतलब उस वायर का जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और तुम्हें किताबों में जहाँ दूसरी जगह देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और ये बेसिकली क्या है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई आर। तो यहाँ लिखते तुम 2 पाई आर, पाई से पाई गया, 2 से 2 ए गया, आर से आर गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर तुम पढ़ते हो गए, बेसिकली यही पढ़ते हो कि नहीं। इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, लेकिन ये रखोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और देखना तुम आसानी से कर लोगे। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर तुम कभी इलेक्ट्रिक की दुकान पे गए हो और तुम्हारा कभी कूलर पंखा ख़राब हुआ हो तो तुमने देखा होगा उसमें कॉपर की बाइंडिंग करते हैं और वो कॉइलिंग कुछ इस तरीके से कर जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे। क्या समझे, इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं। हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर एक लूप इतना है, इसके अंदर कितनी, जब इसमें कॉइलिंग करी गई, क्या करी गई, कॉइलिंग करी गई है, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास 25 लूप हो गए हैं। क्या मतलब 24 ऐसे मतलब ऐसे 24 इसने बनाया है, तो 25 लूप हो गए हैं। तो हम क्या जानते हैं कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, वो होती म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर क्या कर दें 25 हो गए हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो कभी 25 कभी कुछ भी रखो, हम जनरल नंबर लिख देते हैं, कि ब्यू इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ लूप, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, कई जगह तुम्हें टर्न्स भी देखने को मिलेगा, अपॉन 2 आर। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिकली तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। आर क्या है कि इसका ये जो लूप है इसका रेडियस। तुम कहोगे भैया डेरिवेशन भी जान लिया, ये भी जान लिया है, लेकिन आखिरकार तुमने भैया बताया कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी कुछ बताना चाहिए। मैं कहूँगा इसको देखो बहुत ध्यान से याद रखना। देखो डायरेक्शन निकालने के 2 तरीके हैं, एक जो पेन कॉपी है, दूसरा तुम्हें हैंड यूज़ करना पड़ेगा। अपन लोग दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के आउटसाइड आ रही हो तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सा वाला, पहले हम पढ़ लेते हैं मैथमेटिकली। देखो
तुम्हें बेसिकली इतना तो पता होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस होती है, यहाँ वाई एक्सेस होती है। इसको हम आई बोलते हैं, इसको हम माइनस आई बोलते हैं, इसको हम जे बोलते हैं और इसको हम माइनस जे बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? इतनी दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि जब भी तुम्हें ज़्यादा बेसिक तो हैंड वाले से रूल से ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझाने की। कि जैसे मान लो इसको अपन ने क्या मान लिया है, जे एक्सेस, और ये क्या है, ये है आई। और तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकालते कैसे निकालते हैं, आई डी एल इंटू आर, आर वेक्टर। तो बेसिकली ये पता क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर बेसिकली कभी तुम्हें इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, सिंपल सा। ये बेसिकली बताता है, करंट एलिमेंट बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, और आर हमें बताता है क्या, बताता है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो इसको इसी वे में लिखोगे तो सही माना जाएगा, उल्टा कर दोगे गलत हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है जे, इसका डायरेक्शन है आई। और तुम्हें अगर क्रॉस प्रोडक्ट की एक बात पता हो, आई जे और के, और पिछली वाली भी मतलब मैं पहले से पढ़ा हूँ उसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है ये, और इस तरीके से तुम्हें याद रखना, ये बिल्कुल याद रख लो तुम। दूसरी बात ये याद रखनी है, देखो अगर तुम आई इंटू जे करते हो तो आंसर आता है के, लेकिन अगर तुम जे इंटू आई करते हो, जे इंटू आई करते तो आता है माइनस के। समझे कि नहीं? माइनस के मतलब होता है कि इनसाइड द पेपर, तो ये हो जाएगा क्रॉस। माइनस के मतलब क्या होता है, माइनस जेड एक्सेस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटसाइड द पेपर, इसका मतलब होता है कि प्लस जेड एक्सेस। तो हमने क्या देखा कि यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, इनसाइड द पेपर, तो इसलिए तुम क्या करोगे, यहाँ लगा लोगे क्रॉस। एक मेथड हो गया है। अब दूसरा मेथड करते हैं हम हैंड से। देखो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन अंगूठा रखो, जिस डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर उसमें पहली उंगली रखो, और 3 डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट इनसाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए तो ये इनसाइड माना जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ये भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आए, तो अगर ये भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, राइट हैंड यूज़ करो, ऐसे कर्ल करो, ऐसे देखो उंगली ऐसे कर्ल करोगे, जिस साइड ये अंगूठा जाएगा ना नीचे वाइड, देखो ऐसे तुम्हें जैसे थम्सअप रखते हैं ना, ऐसे थम्सअप रखो, देखो ऐसे थम्सअप। जिस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करो और जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाए तो समझ लेना वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लोग काफ़ी कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला अंगूठा मतलब ये वाला तुम्हें कर्ल करने वाला समझ में आ गया होगा। मैं इतने सारे मेथड इसलिए तुम्हें बताए हैं ताकि तुम ये ना सोचो कि इससे कुछ अलग है, बाकी बना सब उसी से है, लेकिन एक है कि मतलब अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने थोड़े मेथड मॉडिफाइड करे, और जहाँ तुम राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे वहाँ तुमने कर्व वाला पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी तुम सर्कल वाला पढ़ते हो तो उसमें तुम्हें ये ऐसे कर्ल करके देख लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ऐसे तो काम चलेगा नहीं जब तक करेंगे नहीं क्वेश्चन। तो चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है निकालना, डायरेक्शन निकालना। इन दो अगर पॉइंट पे तुमने फोकस कर लिया तो तुम्हें सब कुछ आने लगेगा। अब करते हैं क्वेश्चन। एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एम्स 2013 में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कर्व है, इस तरीके से कर्व है, मतलब फुल कर्व नहीं है, हाफ, मतलब ऐसा कर्व है, कुछ ऐसा है और ऐसा है। इसको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एंगल है ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे लौट के ऐसे आ जाता है। तो इसमें उसमें कहा गया है कि जो रेडियस है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारे पास है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना है कि आखिर का जो सेंटर O है उस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? उस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी।
वैसे अगर इस पे देखो दिमाग लगाया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने कट होंगे वायर में उतने ही अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इतने से पार्ट के बारे में, इसको बोलते हैं 1। इस पूरे को बोलते हैं हम क्या? 2। क्या बोल देते हैं? 2। और इतने को बोलते हैं हम क्या? 3। मतलब हमने पूरा फिगर कर लिया है 3 पार्ट में डिवाइड। इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। क्यों 0 होगी? क्यों मैं बता चुका हूँ कि जो करंट एलिमेंट होता है उसके तुम एक्सिस में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। क्यों? क्योंकि dl करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल हो जाता है कितना? कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है इसकी वजह से। अब कहानी रह गई इसकी वजह से निकालने के लिए। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला था उसका इंपॉर्टेंस, कि तुम्हें किस तरीके से लेना है। तुम्हें लेना था μ0/4π। देखो तो हमने क्या पढ़ रखा था? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0I/4πr² इंटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसका? इतने का सरकमफ्रेंस। तो इसलिए इसमें पड़ेगी तुम्हें थोड़ी सी मैथ की ज़रूरत। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मैथ की ज़रूरत। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे कि एंगल ये कितना है? 90 डिग्री है। और ये एंगल कितना बचा है? ये बचा है 270 डिग्री। कितना बचा है? 270 डिग्री। और इसका अगर तुम क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस या पैरामीटर जो भी बोलते हो, तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस बेसिकली होता है पूरे का 2πr होता है। कितना होता है? 2πr होता है। इतना सा पार्ट गायब है, 1/4 गायब है कि नहीं है? तो कितना बचा है? 3/4। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? हो जाएगा 6। देखो 2 3πr/2। ये तो अपन ने सिंपल सा इससे देख लिया है। अगर मान लो तुम्हें कभी एंगल आ जाए कि मान लो इसने बोल दिया कि इसका एंगल हमने 60 डिग्री रख दिया है, ये 60 हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तब इस कंडीशन में तुम क्या करोगे? उस कंडीशन के लिए भी समझ लो। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम जनरल लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वो होता है कितना? 2πr। कितना लिखना है? 2πr। और ये जो एंगल है कितना है? एंगल। तो एंगल तुम जो भी मान सकते हो वो लिखना तुम्हें थीटा और अपॉन 2π। ये जो थीटा लिखना है वो तुम्हें लिखना है किसके? पाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है? पाई के फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर पाई के फॉर्म में ना लिखना चाहो तुम इसको कैसे लिखते हो? 2πr/θ/360। तो यही तुम जनरल याद कर लो, सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr/θ/360। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कुछ ज़्यादा बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अगर मान लो एंगल 90 है, 2πr 2πr/270। तो कोई थीटा तुम्हें याद रखना, ए वाला थीटा लेना है, ये वाला। तो ये वाला कितना हो? 270 है कि नहीं है? 270। तो कितना? 270/360 कैंसिल करोगे तो 2πr 3/4। तो घुमा फिरा के भाई आ जाएगा 3πr/2। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो बी की वैल्यू होगी क्या होगी? μ0I/4πr² इंटू 3πr/2। तो हम क्या कहते हैं कि देखो पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया। हमारे पास क्या बचा है? 3 μ0I/8r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए।
अगर इसी चीज़ को और अगर देखो रखते हैं तो हम क्या रखते हैं कि तुम इस तरीके से लिखे रहना म्यू अपॉन 4 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10⁻⁻7। अब देखो इसके हो जाएगा आई अपॉन आर और 3 पाई। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब सिंपल सा, ये भी सही ये भी सही, जैसा तुम्हें सही कर लिखने। और फिर क्या करो तो इसकी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू रखोगे तो तुम्हें इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। क्या समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? देखो क्योंकि देखो बेसिकली क्या करना है, इसकी वैल्यू रखोगे 10⁻⁻7, आई की वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी गिवन है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक 10 एम्पियर, 10, आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, से उसमें करोगे कि मीटर में चेंज करोगे तो 0.03 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.03 हो जाएगी। या फिर इसे लिखो 3 इंटू 10⁻², क्योंकि देखो 3 सेंटीमीटर को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.03 मीटर, या फिर 3 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये रख दिया है और 3 रखो, और यहाँ ये 2 रह जाएगा, 2 रखो, इंटू पाई रखो 22/7, सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हारे पास दिमाग आ रहा होगा आखिरकार इसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो डायरेक्शन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे उंगलियां मोड़नी है और देखनी है कि अंगूठा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मतलब क्या होता है? क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी नेट की वैल्यू हमारे पास क्या है कि बी नेट की वैल्यू वो जो हमारे पास है वो है B1, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ये सब वेक्टर में लिखोगे तो B2 और B3। जैसे B1 की वैल्यू 0 है वैसे B3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट ऐसे जा रहा है इसके एक्सिस में है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो B की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बेसिक समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन कई हज़ार करा सकते हो, इस तरीके को कई तरीके से घुमा भी सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं यार इसमें बहुत टफ है हम कर नहीं पाएंगे, क्या कर नहीं पाएंगे। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो, तुम महान बनोगे। टीचर कितने भी क्वेश्चन कराता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन कराता है तो बच्चे बिल्कुल सत्यनारायण जैसी कथा सुनते हैं, कोई इतना फोकस भी नहीं करता है। तो 1-2 क्वेश्चन बहुत हो जाए कराने के लिए, तो इसमें कितना मैं वेरिएशन ला दूंगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। देखो मान लो ऐसा एंगल है, ये मैं कर दूंगा इसमें से ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई है, और यहाँ मान लो ए है, क्या है ये है, इसमें से इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, मैं कहूँगा इस पर सेंटर पे निकाल दो। नंबर इतना वेरिएशन ला सकते हैं ना क्वेश्चन, इसकी कोई हद नहीं है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन इतने क्वेश्चन पॉसिबल हो जाएंगे, खुद क्वेश्चन करते करते थक जाओगे यार, समझे ना। अभी IURODO पे क्वेश्चन लगवा दूंगा तो उसमें और घूम जाओगे, एसवीर वहाँ के लगा दूंगा तो वो उतना तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस भी आसान है, और नीट तो और भी आसान है। बोर्ड तो फिर बात ही नहीं करो बोर्ड की। तो मैं जो जनरली फोकस करता हूँ वो फोकस करता हूँ किस पे, कॉन्सेप्ट पे, कि तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तुम सब कुछ कर डालोगे। अभी अगर इसी क्वेश्चन को मैं और वेरिएशन करा दूँ तो मैं करा दूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व और डाल दो, क्या डाल दो, कर्व डाल दो। मैं कहूँ करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, समझे कि नहीं। बहुत वेरिएशन है यार कराने के लिए, इतने वेरिएशन है तुम खुद थक जाओगे कि कितने वेरिएशन कराए जा रहे हैं। हम बोल देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम इस 3 सेंटीमीटर उसकी 6 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो इसकी वजह से तो 0 होगी, लेकिन इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सबका अपना अपना बहुत वेरिएशन है। हाँ लेकिन बात एक याद आई है कि जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये वायर है, ये है वायर, इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, इसमें से इस तरीके से करंट ऐसे हो रहा है फ्लो, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो कोई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतने सा पार्ट छूट रहा है, इतना पार्ट निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो हुआ और ऐसे फ्लो हो रहा है, क्या समझे, ऐसे गया।
अब तुमने कहीं एक पढ़ रखा होगा कि अगर क्लॉक वाइज होगा तो ऐसा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो वैसा डायरेक्शन होगा, यहाँ साउथ होगा वहाँ नॉर्थ होगा वहाँ पोल होगा, क्या होगा फलाना ढिकाना ढेर सारा ढिमकाना होता रहता है। देखो तुम्हें कहीं रटने को या फिर किसी ने बताया होगा कि अगर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब तुम अगर तो इसका मतलब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक वाइज हो जाता है, और उसमें कहते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं, सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फील नहीं होता है, क्योंकि आखिरकार स्कूल वाले कोई कोचिंग वाले बड़े अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम ऐसे बना देते हैं कि देखो बेटा ये क्लॉक वाइज जा रहा है, कैसे जा रहा है क्लॉक वाइज जा रहा है, और देखो हम तुम्हें एक चमत्कार दिखाते हैं कि इस तरीके से बनाओ ऐसा डायरेक्शन, और फिर कुछ देखो ऐसे बना दो ऐसे, देखो एस बन गया कि नहीं बन गया, एस मतलब साउथ। और विद्वान वाले बताएंगे कि देखो बेटा एंटी क्लॉक वाइज ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे करो। और देखो यहाँ तुम्हें जादू देखने वाली बात है कि देखो इस तरीके से जा रहा है और ये वाला इस तरीके से जा रहा है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ दो नॉर्थ बन गया कि नहीं बन गया, तुम खुश हो जाते ताली बजा देते हो। लेकिन इसका तुम्हें मतलब फिर भी समझ में नहीं आता है। अगर मैं तुमसे क्या कहूँ कि देखो ये जो वायर देख रहे हो ना, इसमें नॉर्थ पोल भी हो साउथ पोल है, तुम्हें बात हजम नहीं होगी। क्या ये बात तुम्हें हजम नहीं होगी भैया ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे हो, और हम कह देंगे कि ये मैग्नेटिक डाईपोल है। क्या है मैग्नेटिक डाईपोल, मतलब इस वायर में नॉर्थ भी है और साउथ भी है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग खिसक रहा होगा, देखो ऐसा ऐसे ही जा रहा है ना करंट, हम बोल के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखो अगर देखो सुनो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, अगर इसमें से ऐसा क्लॉक वाइज जा रहा है, देखो इसमें से क्लॉक वाइज जा रहा है कि नहीं, तो इस दूसरे साइड देखने वालों को ये एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा है। देखो देखो जादू देखो देखो देखना देखना देखो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्लॉक वाइज दिख रहा है कि नहीं। मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, बस मैं देखो डायरेक्शन चेंज करते मतलब इसे टर्न करते जा रहा हूँ। अब तुम्हें कैसा दिख रहा है बताओ, कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो कुछ नहीं करूँगा मैं, बस मैं उसका डायरेक्शन चेंज करता जाऊँगा और देखो कैसा दिख रहा है। मैं ऐसे तो नहीं कि कुछ जादू दिखा रहा हूँ, यहाँ बोलता जा रहा हूँ, देखो खुद बता रहा हूँ कि नहीं क्लॉकवाइज दिख रहा है। और देखो इसी चीज़ तुम घर पे भी कर सकते हो, और इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या समझे, बस देखने का तरीका होता है। तो हमने क्या बोला कि अगर ये डायरेक्शन इस तरीके से जाता है, मान के चलते हैं क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही हैं, मतलब इसका अपर वाला फेज जो होगा वो होगा साउथ। और जिसका जो पीछे वाला जो फेस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही होंगी तो वो हो जाएगा नॉर्थ। तो देखो और थोड़ा और डिटेल से समझो, हम क्या करते हैं इसी वायर को हम ऐसे खड़ा करके बनाते हैं, देखो इस तरीके से, देखो ये देखो पन्ने से इस तरीके से बना लिया है। तुम अगर देखोगे तो अगर इसको हम साउथ बोलते हैं और इसको नॉर्थ बोलते हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब ये छोटा सा जो टुकड़ा है तुम्हारे पास ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर तुम इस तरीके से समझ लोगे कि तो कोई तुम्हें दिक्कत हो जाएगी क्या कि ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बात हजम नहीं हुई होगी कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे पास एक छोटा सा वायर है ना, ये वायर है, ये चिम्मक की तरह वर्क करेगा। क्या वर्क कर रहा है, चिम्मक की तरह। देखो इसके अंदर पोलरिटी आ गई कि नहीं, एक में साउथ है तो एक में नॉर्थ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही है कि नहीं, ये अंदर की बात चल रही है। मैंने बताया था याद करने के लिए क्या होता है
मैग्नेटिक फील्ड सन जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर बाहर निकलेंगी तो इस तरीके से निकलेंगी। क्या समझे? तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसे बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्लॉक रूल्स। अगर बाकी सब चीज़ें समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें याद रखना है इस तरीके से कि तुम्हारे पास कोई सर्कुलर लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जो फेस होगा ना, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे तरीके से बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। और अगर किसी वायर में से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या होता है? साउथ होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और ऐसे मतलब ये नॉर्थ होगा। बस इतनी सिंपल सी बात याद रखना, बाकी सब हम कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो क्या करो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। 3 फ्रेंड के साथ लाइक कर दो, कुछ कमेंट्स कर दो। एक अब हम करते हैं क्वेश्चन कि मान लो कभी कभार तुम्हें इस तरीके से दिया रहेगा सिस्टम कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब वायर कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे। ये जो है ये सेमी सर्कल है, मतलब वायर इस तरीके से, और इसका रेडियस है वो मान के चलते हैं आर, हम मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर। तो अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तुम अब तो जान गए होगे भैया कि P Q R S और T। तुमने कहा भैया देखो ये मैग्नेट जो डायरेक्शन करंट का, उसी डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जीरो हो जाएगी। मतलब B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो रही है? जीरो। कन्फर्म? ये क्या है? सेमी सर्कल है। तुम जानते हो कि सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? वही तरीका है, म्यू नॉट I अपॉन 4πr², फिर 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। देखो ये है ना, ए वाला एंगल कितना है? तुम कहोगे 180। म्यू नॉट I अपॉन 4πr 2πr इंटू कितना है? 180, 360, कैंसिल 1/2 आता है, 2 से 2 कैंसिल। तो म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू πr। अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू दी है तो तुम इसमें वैल्यू रखोगे, आंसर निकाल लोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत, कोई समस्या। हम क्या करेंगे, ये r² है, पाई से पाई गया, r से r गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4r। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर अब तुमसे पूछा जाए कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तुम कहोगे चाहे आगे निकालो चाहे पीछे निकालो, अगर करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तुम कहीं भी निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है जीरो। तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है। यहाँ मतलब सिर्फ इतने से पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, सिर्फ कितनी हो रही है? म्यू नॉट अपॉन 4r। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और भी वेरिएशन करा सकते हो, इतने क्वेश्चन करा सकते हो, कोई हद नहीं है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक जगह है ए रही है, एक वायर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कैसा किया गया? इस तरीके से। इस तरीके से डिज़ाइन है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर। करंट फ्लो हो रहा कुछ इस तरीके से, करंट फ्लो हो रहा कुछ इस तरीके से, और कहा जाए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो P Q R S T। देखो बहुत ध्यान समझो, इसकी वजह से ऐसे जा रहा है,
ऐसा जा रहा है ना ऐसा, तो मतलब एक कर्व करोगे तो ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, इसको बोल देते हैं B1। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, B2 की वैल्यू 0। देखो ये क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है, एंड क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से अगर तुम हैंड ऐसे करोगे तो इसकी साइड जाएगा डाउन साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा इसकी वजह B2 की वजह से। और फिर इसकी वजह से तुम देखोगे B3 की वजह से, इसकी वजह से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। अब कहानी फंसती इसकी वजह से और इसकी वजह से। निकालो एंगल, हमें मान लो दिया रखा है अल्फ़ा। क्या दिया रखा है, अल्फ़ा। मैंने क्या कहानी भाई बताई है, उसको करो, सॉल्वर हो जाएगा। तो बेसिकली पहली बात क्या है कि देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है। तो जो बी नेट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी B1 माइनस B2। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा हम डिसाइड कर लेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी उसका ही डायरेक्शन हम मानेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि B इक्वल टू क्या होता है, μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई R इंटू थीटा अपॉन 360। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। रखो, देखो B1 μ0, देखो करंट तो सब में फ्लो करेगा, जितना करंट इसमें फ्लो उसमें उतना ही उसमें, μ0 अपॉन 4 पाई। इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं A, और इसकी डिस्टेंस मान ले, जिसको मैं 3 सेंटीमीटर A को, इसको मान लेते हैं B। तो क्या देखा, A स्क्वायर, क्या देखा, A स्क्वायर। अब बात कहाँ आती है, अब बात आती है इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ तुम्हें क्या याद रखना है कि देखो इसको तुम बेसिकली उसमें कन्वर्ट कर लोगे तो थीटा अपॉन 2 पाई ये हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 पाई, देखो बेसिकली क्या है, μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। बेसिकली जो इतना जो पार्ट होता है ना, ये आर्क ऑफ लेंथ होता है, इस लेंथ का इस आर्क की लेंथ होती है। तो किस तरीके से निकालोगे, तो बेसिकली जब तुमने इतना रख लिया है, इसको रखोगे 2 पाई R थीटा अपॉन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बेसिकली इस R से R कैंसिल, तो μ0 I अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फ़ा। क्या समझे, ये रहा तुम्हारे पास आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, और माइनस μ0 I अपॉन 4 पाई B अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों में सेम है, यहाँ कॉमन लोगे μ0 I अपॉन 4 पाई अल्फ़ा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। ये होगा रिजल्टेंट, और इसका जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगा ना, वो आएगा अपवर्ड। अपवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि B1 इज़ ग्रेटर देन B2। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के टॉपिक समझ में उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितनी अच्छे से समझ में आना चाहिए था, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार इसको दोबारा देखें वीडियो को, तो और बेहतरीन समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज़ करा देते हैं। क्या करा देते हैं, मैं कहता हूँ कि तुम्हें बस कुछ याद नहीं रखना, इतना सा याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ आर्क। समझे कि नहीं, क्या समझे, लेंथ ऑफ आर्क। और तुम जानते हो कि अगर बचपन में पढ़ा होगा तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आर्क है, इतना सा आर्क है, तुम इसके बारे में फॉर्मूला क्या पढ़ रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रेडियस है R, ये मान लो थीटा है। तुमने बचपन में मैथ में क्या पढ़ रखा होगा
थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस होगा। ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बचपन का याद हो तो बताओ। क्या पढ़ रखा है? देखो, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो तुम क्या लग सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस चीज़ को यहाँ भी तुम रख सकते हो। इस चीज़ को तुम यहाँ भी रख सकते हो तो भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।